नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक। और आज के इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 हिमालय की बेटियां, हम इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। और इससे पहले वाले भाग में हमने नागार्जुन जी जो लेखक है पाठ के, इनका जीवन परिचय हमने जाना था। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ हिमालय की बेटियां। तो नागार्जुन जी क्या लिखते हैं हिमालय की बेटियां पाठ में, आइए हम जानते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धाराओं में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और ही रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह पतली दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती है। हाँ, नागार्जुन जी लिखते हैं कि अभी तक मैंने इन नदियों को, हिमालय की बेटियों को, हिमालय की बेटियां कौन है, ये नदियां, तो इन नदियों को मैंने दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। कोई बिल्कुल हल्की हल्की सी आवाज़, कलकल की आवाज़ में बहती है और बिल्कुल शांत गति से ये बहती है। मैदानों में मैंने इन नदियों को देखा तो वहाँ पर मुझे ऐसी लगी, बिल्कुल संभ्रांत, सम्मानित, कोई प्रतिष्ठित महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। कितनी गंभीर कोई नारी है, स्त्री है, कोई पूजनीय नारी है, ऐसी मुझे वे लगती थी। तो इनके प्रति, इन नदियों के प्रति मेरे मन में, मेरे दिल में आदर और श्रद्धा, पूजा के भाव थे। मैं इन्हें माता मानता, इनकी पूजा करता, ऐसे भाव मेरे मन में थे। और इन नदियों में मैंने कई डुबकियां लगाई, इनमें नहाया खूब। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में जिस प्रकार बच्चा खेलता है, उसी प्रकार मैंने इन नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाई। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, हिमालय के कंधा तो होता नहीं है, लेकिन हिमालय के ऊपर चढ़ा तो पहले नदियां मैंने नीचे से देखी, लेकिन अब मैं हिमालय के ऊपर चढ़कर और हिमालय के ऊपर से नदियों को देख रहा हूं तो नदियां किधर दिखाई दे रही है, मुझे नीचे की ओर दिखाई दे रही है। नदियां नीचे बह रही है हिमालय से। तो पहले मैंने मैदानों में देखा, नीचे देखा, लेकिन अब मैं ऊपर चढ़कर, हिमालय के ऊपर चढ़कर, हिमालय के कंधे पर चढ़कर अब मैं देख रहा हूं नदियों को। तो इन नदियों का कुछ और ही अलग ही रूप मेरे सामने था। मैं हैरान था, अचंभित था, आश्चर्यचकित हो गया कि ये जो पतली दुबली धाराओं में बहती है, यहाँ से जब पहाड़ों से नदियां निकलती है तो बिल्कुल पतली पतली धाराओं में निकलती है। कई धाराएं निकलती है, एक धारा नहीं है, हजारों धाराएं निकलकर फिर बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ से हिमालय पर्वत से पतली पतली दुबली पतली गंगा, एक बिल्कुल दुबली पतली गंगा निकल रही है, पतली सी धारा निकलती है। और ये मैदानों में जाकर, खुले मैदानों में जाकर ये इतनी विशाल कैसे हो जाती है। तो ये देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने पहले वहां देखी बिल्कुल इतनी विशाल नदी, और यहाँ आकर देख रहा हूँ इतनी पतली पतली सी धाराएं बह के जा रही है। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी वह भाव भंगिमा, इनका उल्लास, प्रसन्नता कहाँ गायब हो जाती है मैदानों में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर मुझे हुआ। लेखक कहता है कि इन नदियों का उछलना कूदना, यहाँ देखो कितनी जबरदस्त तरीके से ये नदियां बह रही है, कितने जबरदस्त तरीके से ये नदियां यहाँ से, कितनी खलखलाहट के आवाज के साथ में ये नदियां प्रेशर से, कितने वेग से यहाँ से बह रही है। और इनकी आवाज झरनों की तरह झरती हुई आवाज, कितनी आवाज हो रही है। और इनकी भाव भंगिमा यहाँ कैसी है, कैसे शारीरिक इनकी गतिविधियां कैसी है, ये सब इनका उल्लास, प्रसन्नता यहाँ कितनी खिलखिलाहट के साथ में, प्रसन्नता के साथ में हंसती हुई बहती है। लेकिन यहाँ की जो ये खिलखिलाहट है, यहाँ से जो नदियां ऊपर से गिर रही है तो आवाज होती है, ये आवाज, ये इनकी प्रसन्नता, ये इनका खेल बड़े मैदानों में जाकर, समतल मैदानों में जाकर ये कहाँ गायब हो जाता है।
मैदानों में ये जो नदियां जब समतल मैदानों में बहती है तब कहाँ आवाज होती है, नदियां जब ऊपर से गिरती है तो आवाज होती है। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि यहाँ आवाज होती है, लेकिन मैदानों में जाकर इनकी ये चंचलता, इनकी ये प्रसन्नता कहाँ गायब हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूं, जब किसी लड़की को देखता हूं तो इतना आश्चर्य नहीं होता। जब किसी कली खिलते हुए फूल जो अभी खिल रहा है उस पर मेरा ध्यान अटक जाता है तो भी इतनी जिज्ञासा, इतना कौतूहल, इतना विस्मय, इतना आश्चर्य नहीं होता जितना इन बेटियों को यहाँ हिमालय के ऊपर चढ़कर देख रहा हूं तब मुझे आश्चर्य हो रहा है। इनकी बाल लीला देखकर, ये जो यहाँ से बालक है बड़ी कहाँ हो रही है, ये मैदानों में जाकर, यहाँ तो छोटी है, यहाँ से तो पैदा होकर निकल रही है, यहाँ छोटी छोटी धाराएं हैं, लेकिन ये नदियां विशाल रूप कहाँ धारण करती है, मैदानों में जाकर। तो इनके यहाँ ये जो छोटी बेटियां हैं, यहाँ इनकी बाल लीला हो रही है, खेल रही है ये नदियां, यहाँ से खेलती हुई ये नदियां मैदानों में जा रही है। तो इन नदियों की, इन बेटियों की, इन हिमालय की बेटियों की बाल लीला देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं आश्चर्यचकित हो गया। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंदूर अध्यतिकाएं और सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। लेखक कहते हैं कि यहाँ से कहाँ ये जा रही है, यहाँ से बड़ी वेग के साथ में ऊपर से गिर रही है नदियां तो बड़ी वेग के साथ गिरेगी और जब शांत मैदानों में बहेगी तो इनका वेग कम हो जाएगा। तो ये यहाँ से इतनी तेज गति से भागकर कहाँ जा रही है, इनका क्या लक्ष्य है, ये किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ से दौड़कर भाग रही है, इन्हें कहाँ जाना है, इन्हें काहे की जल्दी है, क्यों ये बेचैन हो रही है, क्यों ये व्याकुल हो रही है कि यहाँ से बड़ी तेज गति से भागकर ये जा रही है। क्या इनका जो महान पिता हिमालय है, हिमालय की गोद से निकल रही है, तो इनका जो पिता जो अपनी गोद में इनको समाये हुए हैं और यहाँ से ये निकल कर जा रही है, तो इन अपने पिता के प्रेम को पाकर भी क्या इनका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ है, अतृप्त है, असंतुष्ट है, ये अपने पिता के प्रेम से क्या पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर पा रही है, जो किसी दूसरे सुख की तलाश में ये यहाँ से भागी जा रही है। और जब ये हिमालय जैसा इनका पिता जब इनके मन को संतुष्ट नहीं कर पाया तो फिर इनकी प्यास को कौन मिटा सकता है। यहाँ देखो, बर्फ और जली नंगी पहाड़ियां और छोटे छोटे पेड़ पौधों से भरी हुई घाटियां हैं, बंदूर अध्यतिकाएं हैं। अध्यतिका कहते हैं पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होती है वह भूमि, और सरसब्ज उपत्यकाएं जो पहाड़ के नीचे की भूमि है। ये ऐसा इनका लीला निकेतन है, ऐसा इनका खेल का मैदान है, इनका स्थान है। ये यहाँ से निकल के जा रही है ना, तो इनका स्थान कैसा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं देखो यहाँ बर्फ है, कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ, कहीं छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं। तो इनका लीला निकेतन ऐसा है। और ऐसे लीला निकेतन में भी क्या इनका मन लगता नहीं है, जो यहाँ से भागकर ये पता नहीं किसकी तलाश में यहाँ से जा रही है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय इनकी नटखट बेटियों के लिए, बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, बड़ी बड़ी चोटियों से, इन बड़ी बड़ी हिमालय की चोटियों से जाकर पूछिए तो विराट उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और क्या है, और रखा ही क्या है। लेखक कहते हैं कि ये नदियां यहाँ से जब खेलते खेलते कभी इधर से बल खाती हुई इधर जा रही है, उधर जा रही है, ऊपर से गिर रही है, और ये खेलते खेलते जब दूर निकल जाती होगी मैदानों में तो वहां पर देवदार के पेड़ों के बीच में से निकलती है, चीड़ के पेड़, सरों के पेड़, चिनार का पेड़, सफेदा और केल के जंगलों में पहुंचकर यानी मैदानों में पहुंचकर शायद इन्हें वो अपनी बात, यहाँ से हिमालय से निकलने वाली बात याद करने का अवसर मिल जाता होगा उन नदियों में जाकर। यहाँ तो ये जल्दीबाजी में होती है, बड़ी प्रेशर के साथ में, बड़े वेग के साथ में यहाँ हिमालय से गिरती है और आगे पहुंचने की इन्हें बड़ी जल्दी होती है। इतनी जल्दी, इतनी तेज गति से यहाँ से भागती है, जाती है।
तो इनकी गति कहाँ कम होती है? मैदानों में जाकर, जहाँ जंगल है, जहाँ देवदार के पेड़ पौधे हैं, देवदार के पेड़ है बड़े बड़े, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा और केल के जंगलों में पहुंचकर इनकी गति कम होती है। तो वहां ये ठहर कर वहां कुछ गति कम करके सांस लेती होगी और वहां पर अपनी पुरानी बातें याद करने का इन्हें मौका मिल जाता होगा। यहाँ आकर ये अपनी पुरानी बातें याद करती होगी। इधर हिमालय के आसपास इन्हें कहाँ टाइम, यहाँ से तो इन्हें भागने की जल्दी रहती है, यहाँ से तो बड़ी तेज गति से ये भागती है। और फिर कौन जाने ये नदियां यहाँ से निकल गई तो फिर इनका जो पिता है बूढ़ा हिमालय, वह अपनी इन नटखट बेटियों के लिए, अपनी चंचल बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, कितना सिर पीटता होगा कि ये मेरी बेटियां देखो मेरे वश में नहीं है। यहाँ से भागकर न जाने कहाँ जाना चाहती है, कहाँ जा रही है। इन्हें समझाने के लिए वह कितना अपना माथा ठोकता होगा ये हिमालय कि ये इनकी बेटियां इनके वश में नहीं, इनकी बेटियों को ये समझा नहीं पा रहा, ये नदियां कहाँ भागकर जाना चाहती है, मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती है। तो ऐसा सोचकर ये हिमालय, ये नदियों का पिता अपना सिर ठोकता होगा, अपना माथा पीटता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, ये जो हिमालय की चोटियां है ना, इनसे जाकर पूछना एक बार आप कि तुम्हारी बेटियों का क्या हाल है, तुम्हारी बेटियां कैसी है। तो विराट मौन के सिवाय इन चोटियों के पास, इन पर्वतों के पास और रखा ही क्या है। ये जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं ये शर्म से कुछ बोल नहीं पाएगी, क्योंकि इनकी बेटियां क्या कर रही है, इनसे छोड़कर, इनको छोड़कर दूर जा रही है। तो इन चोटियों को जाकर, इन बड़ी बड़ी विशाल चोटियों को जाकर पूछना तो इनके पास चुप रहने के सिवाय कुछ नहीं है। क्या कहें, कहने को इनके पास कुछ नहीं, क्योंकि इनकी बेटियां इन्हें छोड़कर जा रही है। तो विराट मौन के सिवा इन चोटियों के पास में, इन पर्वतों के पास में और कुछ नहीं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नाम ऐसे हैं, ऐसे नाम हैं जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, जनाब, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये जो बड़ी नदियां हैं, इनका नाम लेते हैं, छोटी मोटी नदियों के नाम तो वैसे ही सामने आ जाते हैं। ये पूरी नदियों का मैप दे रखा है, इसमें आप ध्यान से देखना। वीडियो को थोड़ा रोक कर जूम करके इस मैप को आप देखोगे तो इसमें नदियां आपको दिखाई देगी, कौन सी नदी किधर से जा रही है। चलिए, नदियों का जब यहाँ जिक्र आया है तो मैं इन नदियों का आपको उद्गम स्थल एक बार बता देता हूँ। हमारे पास सामने नाम आया गंगा का, तो इस गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो गंगोत्री हिमनद है वहां से ये गंगा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यमुना, यमुनोत्री बंदरपूंछ चोटी से, जो पर्वत की चोटी है उत्तराखंड में, यहाँ से यमुना नदी निकलती है और ये प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर गंगा में मिल जाती है। सतलुज का हमारे पास नाम आया तो सतलुज तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में एक राक्षस ताल है, वहां से इस सतलुज नदी का उद्गम होता है और ये आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी का नाम आया तो देखिए सिंधु नदी भी तिब्बत में राक्षस ताल से ही, इसका मानसरोवर झील के पास में जो राक्षस ताल है वहां से इसका उद्गम होता है, कैलाश मानसरोवर से। और देखिए रावी नदी, ये रोहतांग दर्रे हिमाचल में जो रोहतांग दर्रा है वहां से ये रावी नदी निकलती है और ये आगे जाकर चिनाब में मिल जाती है। व्यास नदी है, व्यास रोहतांग दर्रे से ही निकलती है हिमाचल में ही। और जो चिनाब है, चिनाब को चनाब भी कहते हैं, ये बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और जो झेलम नदी है इसका उद्गम होता है जम्मू कश्मीर हिमालय पर्वत में शेषनाग झील से। हिमालय पर्वत पे जो शेषनाग झील है वहां से झेलम नदी का उद्गम होता है। काबुल, ये जो अफगानिस्तान में बहती है, ये हिंदुकुश पर्वत से इसका उद्गम होता है काबुल नदी का। और इस काबुल को ऋग्वैदिक काल में कुबा नाम से भी जाना जाता था। और ये अभी ये कहां से निकलती है, अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत से इसका उद्गम होता है। और जो कपिसा नदी है ये बंगाल के मेदिनीपुर जिले में बहती है। सरयू है, सरयू कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड, जो उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र है यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये नदी, इस नदी की एक विशेषता और है, ये जो सरयू नदी है ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या के निकट से बहती है। और वनवास के समय जब राम अयोध्या छोड़कर आए थे
और सारे अयोध्यावासी राम के साथ वन को जाने के लिए तैयार हो गए। तो राम ने अयोध्यावासियों के साथ में सरयू नदी के किनारे रात को शयन किया और राम सारे अयोध्यावासियों को सरयू के किनारे छोड़कर ही अकेले ही चले गए थे। गंडक नदी है, ये धौलागिरी पर्वत नेपाल से इसका उद्गम होता है। और कोसी नदी है, इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ये कोसी नदी बिहार में बाढ़ लाती है और काफी नुकसान करती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। और ये नेपाल में हिमालय पर्वत के गोसाइथान पर्वत शिखर से इसका उद्गम होता है। और ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। तो लेखक कहते हैं कि इन बड़ी नदियों का नाम ले ले, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम ले लेना, तो ये जो छोटी बड़ी नदियां हैं ये तो सामने ऐसे ही नाचने लगती है। ये छोटी बड़ी हिमालय की बेटियां हैं, क्योंकि ये सब हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये जो नदियां हैं ना, ये स्वयं में अलग इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, कितना बड़भागी होगा वह समुद्र जिसने पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। लेखक कहते हैं कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं ये इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो नदियां हैं ना, ये तो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल, वहां से जो बर्फ पिघलकर फिर नदी का रूप धारण कर लेता है। बर्फ पिघलता है और पिघल कर वह पानी बनकर बहता रहता है और बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण हो जाता है। ये क्या है? ये दयालु हिमालय का दिल पिघलता है, वह रोता है और ये उसके हृदय के आंसू है, ये समझ लीजिए। तो दयालु हृदय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, बर्फ की एक एक बूंद पिघलकर आगे चलकर और कब न जाने कब से हजारों वर्षों से इकट्ठा होकर ये जो बूंद बूंद पानी बनकर ये आगे चलकर दो महान नदों के रूप में, दो महान बड़ी बड़ी नदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। बर्फ पिघल रहा है हिमालय का और ये नदियां बनकर समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है, समुद्र की ओर जा रही है, समुद्र से मिलने की ओर हिमालय से भागी चली आ रही है। और कितना सौभाग्यशाली वह समुद्र होगा, कितना बड़भागी वह समुद्र होगा जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, अच्छा पुण्य मिला। पर्वतराज हिमालय की बेटियों का हाथ है। ऐसा लग रहा है ये जो नदियां हैं ये पर्वतराज हिमालय की बेटियां हैं और ये जो सागर है ये इनका क्या हो गया? पति हो गया, इनके साथ में इनका विवाह हो गया। इनका हाथ, इन नदियों का हाथ, पर्वतराज हिमालय की बेटियों का हाथ इस समुद्र ने अपने हाथ में थाम लिया। तो कितना सौभाग्यशाली होगा कि ये पर्वतराज की बेटियां बड़ी महान बेटियां हैं, बड़ी पुण्यशाली बेटियां हैं जिनका हाथ इस समुद्र ने अपने हाथों में थामा है। तो समुद्र के भी भाग्य जाग गए, समुद्र के भाग्य भी बड़भागी है समुद्र भी। चलिए अब समय है आज के प्रश्न का, और आज के प्रश्न यह आपके समक्ष प्रस्तुत है। पाठ में आए हुए पेड़ों के नाम लिखिए। किन किन पेड़ों के, देवदार, चीड़, इस तरह के जो पेड़ आए हैं उन सब पेड़ों के नाम आपको लिखने हैं। और दूसरा प्रश्न, ये पाठ में आई हुई नदियों के उद्गम स्थल का नाम आपको लिखना है।